हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जहां पर हम रिलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने डिस्कस किया था आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये सब डिस्कस कर चुके थे। आज हम रिलेशन शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिलेशन ना सिर्फ मैथमेटिक्स में जबकि अपनी ह्यूमन लाइफ में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम सभी सोशल एनिमल हैं, रिलेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो आपका फादर मदर का रिलेशन हो या सोसाइटी में किसी से आपसे फ्रेंडशिप हो, सारे रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं। उसी तरह से ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के बिना आप आगे के चैप्टर्स में नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, या फिर और आगे जाएंगे कैलकुलस में, तो जहाँ से ये बेसिक है आपका। क्लियर हो रही बात? तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, रिलेशन की डेफिनेशन से। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ रिलेशन की और एकदम स्टार्टिंग से बात करूं कि रिलेशन क्या होता है, तो इससे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर हो रही बात? समझ रहे हो ना? तो अब ए क्रॉस बी क्या था, जहां पर ए कोई एक सेट है, बी कोई दूसरा सेट है, और इसके जितने ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी थे, हमने उसको कहा था कि ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसी दो सेट का। इतनी बात समझ में आ रही है? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने ये एक लास्ट लाइन लिखी थी कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिलेशन। मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट बन सकते हैं वो सारे ही रिलेशन। ठीक, तो मान लेते हैं ए और बी कोई दो सेट हैं, ए और बी कोई दो सेट हैं। चलो जरा समझो, इस बात को समझो अच्छे से। ये सेट ए है, ये क्या है, सेट बी है। कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूं, मान लो 1 2 ले लिया, ए बी दो एलिमेंट्स ले लिया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले ये सोचो। ए क्रॉस बी यही बनेगा, जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए एंड 2 कॉमा बी। ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। ये बात क्लियर है इसी तरह से? अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब इसमें से छोटा छोटा सबसेट बनाया जा सकता है कि नहीं? जैसे मान लो मैं एक सबसेट बना दूं R1, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट रखूं 1 कॉमा ए, राइट। कोई दूसरा बना दूं R2, जिसके अंदर एक एलिमेंट रख दूं 1 कॉमा बी, राइट। तो ये सारे क्या है, रिलेशन है। ये सारे क्या है, रिलेशन है। तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट लेंगे तो वो क्या होगा, रिलेशन होगा। जरा थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं, क्या बताओ, फाई एक रिलेशन है? हाँ भाई है ना, फाई भी तो सबसेट है ए क्रॉस बी का। अच्छा, पूरा पूरा ए क्रॉस बी की बात करूं, ये पूरा ही ले लो, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। भाई हर सेट खुद का ही तो सबसेट होता है ना, ये बात तो सही है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी भी खुद क्या है, एक रिलेशन है। ये बात समझ में आ रही है? संबंध की बात कर रहे हैं, रिलेशन की। तो इतना अगर आपको क्लियर है तो यहां देखिए एक एग्जांपल लिखा है, उससे हमने समझाया है। क्या है, कंसीडर टू नॉन वाइड सेट। नॉन वाइड सेट इसलिए लिया है कि भाई अगर सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो ए क्रॉस बी भी फाई, ए क्रॉस बी फाई मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं, तो उसका सबसेट सिर्फ एक ही फाई आएगा, वो केस ही छोड़ देते हैं। क्लियर हुई बात? तो ए और बी मतलब ए जीरो नहीं है, फाई नहीं है, और बी भी क्या है, फाई नहीं है। कोई एक भी फाई हो गए तो ए क्रॉस बी फाई हो जाता है। देन दियर कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। अभी यही बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ए क्रॉस बी से डिनोट होता है। और उसी का सबसेट ले लो, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब हर एक सबसेट जो होगा ए क्रॉस बी का वो एक रिलेशन। क्लियर हो रही बात? एग्जाम्पल देखिए जरा, मान लीजिए एक सेट है 1 2 3, बी भी सेट है 1 2 3, मतलब ए और बी आपस में बराबर हैं। हम यही बात करेंगे आपसे, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसकी ए क्रॉस बी के सबसेट्स की बात करें और ए बी सेम ले लें तो क्या बात हो गई, जरा ध्यान से समझना। चलो
ये सेट ए, ये सेट बी, दोनों ही सेम। तो पहले बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए क्रॉस बी में? 9 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में। अब देखो इसी का एक सबसेट बनाया, R1 एक सबसेट है जिसमें 1,1 है। देखो ए क्रॉस बी में आएगा ये सब, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी में, ये सारे 9 एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी में ये 9 एलिमेंट्स है, उसका एक सबसेट बना रहे हैं। देखो ये एक सबसेट है, तो ये क्या है? एक रिलेशन है। बताओ रिलेशन दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बताओ बात सही है ना? अब देखो ये भी एक रिलेशन है, ये भी सबसेट है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन, ये सारे ही क्या है? एक रिलेशन है। किसके रिलेशन है? किसमें? सेट ए से सेट बी पर एक रिलेशन। तो इसको डिनोट अगर करूं मैं तो ऐसे, आर एक रिलेशन है, कहां से कहां? सेट ए से सेट बी पर एक रिलेशन है आर, ऐसे डिनोट करेंगे। और ये कई तरह के हो सकते हैं। अब इसमें हम टाइप पढ़ेंगे। भाई संबंध है तो कई तरह का संबंध हो सकता है ना, जैसे भाई बहन का संबंध है, ठीक है, इसी तरह माता पिता का संबंध है आपका, इसी तरह से और भी बहुत सारे संबंध है। तो इसी तरह से रिलेशन है, कई तरह से उनको समझने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। आइए देखते हैं, ये एग्जाम्पल से मुझे लगता है रिलेशन समझ में आ गया क्या होता है। ए क्रॉस बी का कोई सबसेट, उसको हम रिलेशन कहेंगे। अब कितने रिलेशन बन सकते हैं ये अभी डिस्कस करते हैं। चलिए जरा आगे बात करते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो देखो कोई रिलेशन आर है, कहां से? सेट ए से सेट बी पर। देखो आर है सेट ए से सेट बी पर, ये रिलेशन आर है, ठीक। तो इसका जो पहला सेट है, ये जो फर्स्ट सेट है, इसको कहते हैं डोमेन सेट। क्या कहते हैं? डोमेन सेट। और ये जो सेकंड सेट है, दिस इज कोडोमेन सेट। कोडोमेन सेट इन केस ऑफ रिलेशन, रिलेशन के केस में ये पूरा ही पूरा रेंज सेट है, इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज रेंज सेट, ठीक। फंक्शन के केस में बताएंगे कि रेंज सेट सबसेट होता है कोडोमेन का। अब रिलेशन, इसको हम डोमेन सेट कहते हैं, इसको कोडोमेन सेट कहते हैं। अच्छा कोई रिलेशन दिया हो, अब समझो इसको नंबर्स में समझो, क्योंकि हमको काम नंबर्स पे करना है ना, तो उस पे बात करते हैं। मान लो कोई रिलेशन दे दिया, मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ आर। देखना इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से, इसी में से लिख रहा हूँ 1 1 1 2 1 3। चलो ये एक रिलेशन है, ध्यान से समझना इस बात को। इस रिलेशन से हमको इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट है ये किस में आएगा? सेट ए में आएगा, सबको पता है। जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ये और ये, जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ आएंगे? सेट बी पे आएंगे। तो इसका अगर डोमेन सेट लिखूं मैं, डोमेन लिखूं, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1। और अगर रेंज लिखूं तो इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन सा होगा? 1 2 और 3। तो अभी तक ये तो समझ में आ रहा है ना, डोमेन जो पहला सेट है इसको हम कहते हैं डोमेन, सेकेंड सेट को रेंज। तो अब देखो पहले सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 है 1 है 1, तीनों एक ही है, तो सेट डोमेन में 1 हो गया। रेंज में बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो दिस इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। अब यही फंक्शन में स्पेसिफिक हो जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करेंगे, फिर वहां अलग अलग दिखाएंगे। अब देखो इसको जो मैं अभी लिख रहा हूं रिलेशन को, ये मैं कैसे लिख रहा हूं? ये अभी लिख रहा हूं मैं रोस्टर फॉर्म में, लिस्टिंग मेथड में लिख रहा हूं। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो जरा एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लो ये सेट है, चलो ये सेट ले लिया, 1 2 3 1 2 3 4 कहां तक? 9 तक एलिमेंट है इसमें, ठीक। तो अब जरा बताओ, मैंने 1 को 1 से रिलेट कर दिया, 2 को 4 से, 3 को 9 से, एक रिलेशन बना दिया R, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 1 2 4 और 3 9। देखो इसी रिलेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? सेट बिल्डर फॉर्म पे लिख सकता हूं। कैसे? देखना, इसी रिलेशन को लिख रहा हूं, R इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट है A, B टाइप का, और जो हमारे पास B स्क्वायर है, दिस इज A स्क्वायर इक्वल टू B, A स्क्वायर इक्वल टू B। A का स्क्वायर कर दो तो B मिल जाता है, जैसे 1 का स्क्वायर करो तो 1,
2 का स्क्वायर करो 4, 3 का स्क्वायर करो 9। तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहां बी क्या है? ए का स्क्वायर है। इस तरह से हम पैटर्न बनाएंगे और हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे आसानी से। बात समझ में आ रही है ना? ये समझ में आया होगा डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। अब जरा समझो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए क्रॉस बी में, ये तो पता ही है, और कितने रिलेशन पॉसिबल हैं। तो एक नोट पॉइंट लिखा है, बहुत आसान है, कि सेट ए में मान लो m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे? m इंटू n एलिमेंट्स होंगे, ये ध्यान रखना। और नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? 2 की पावर mn। तो यहां मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? 2 की पावर mn, जहां पर m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। बहुत आसान है। कितने रिलेशन पॉसिबल हैं? 2 की पावर mn। क्लियर हो गई बात? आगे थोड़ा बात करें, चल। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। और देखिए, रिलेशन से एक सवाल तो पक्का आएगा, एक लेक्चर की क्लास है और एक सवाल पक्का आएगा रिलेशन से, हर बार आता है। वो यही पूछता है कि वो किस टाइप का रिलेशन है। ज्यादातर 3 ही पूछता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। लेकिन जितने टाइप है मैं सब बता देता हूं आपको। पहला है वॉइड रिलेशन। क्या होता है भाई वॉइड रिलेशन? जरा देखो, वॉइड रिलेशन की अगर मैं बात करूं, एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, मतलब कोई एलिमेंट किसी से रिलेटेड ही नहीं है, ऐसा समझो तुम। ये सेट ए है, ये सेट बी है, इनके बीच में एक रिलेशन आर है जहां पर कोई एलिमेंट किसी से रिलेटेड ही नहीं है। सर ऐसे कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे एक रिलेशन आर डिफाइन कर रहा हूं, जिसके अंदर एलिमेंट है ए कॉमा बी टाइप के, और कह रहा है कि ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 10। आप बताओ, देखो a माइनस बी इज ग्रेटर देन 10, मॉड लगा है। मॉड का मतलब समझते हो? जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, डिफरेंस। a सेट a का एलिमेंट है, b सेट b का एलिमेंट है। कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, कोई भी 2, कहीं से कोई 2 उठा लो, इनके बीच का डिफरेंस कभी 10 से बड़ा आ सकता है? बताओ, आ ही नहीं सकता। अरे भाई इसमें 3 ही एलिमेंट है, 3 को 1 से माइनस करो, 3 माइनस 1 2, मैक्सिमम जो आएगा 2 आएगा। 2 से बड़ा तो डिफरेंस आ ही नहीं सकता। तो ये रिलेशन कैसा हो गया? फाई। एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। भाई इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, अगर यही सेट बड़ा कर दिया जाए तो क्या पता 1-2 मिल जाए। क्लियर हो रही बात? तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं वॉइड रिलेशन। क्या कहते हैं? वॉइड रिलेशन, या फिर इम्पटी रिलेशन, जो आप कहना चाहें, वॉइड रिलेशन या फिर इम्पटी रिलेशन। बात समझ में आ रही है? डिनोटेड बाई फाई। भाई फाई से ही डिनोट करते हैं, ये तो सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब कोई एलिमेंट किसी से रिलेटेड ना हो, सीधी सी बात यही। दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन, एकदम अपोजिट, एकदम अपोजिट। कह रहा है एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ना आए, उसे वॉइड रिलेशन कहेंगे। एक ऐसा रिलेशन जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएं, ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएं। जैसे ये ए क्रॉस बी में जितने ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वो इस रिलेशन में हमेशा आ जाए, सब आ जाए। जैसे यही मैं एक रिलेशन डिफाइन कर दूं आर, जिसके अंदर ए कॉमा बी है और मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जरा बताओ, ये जो रिलेशन है, देखो इसमें ए और बी का डिफरेंस 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, उसका डिफरेंस निकालो। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 1, क्योंकि मॉड लगा है, पॉजिटिव आएगा जो आएगा। 1 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0। मतलब कोई भी डिफरेंस लो, वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही आएगा मॉड में। इसका मतलब इसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। क्या बताओ? इसके अंदर 1,1 भी आ गया, 1,2 भी आ गया, 1,3 भी आ गया, 2,1 भी आ गया, 2,2 भी आ गया, 2,3 भी आ गया, 3,1 आ गया, 3,2 आ गया, 3,3 आ गया। इस रिलेशन के अंदर सारे एलिमेंट्स आ गए जो ए क्रॉस बी में थे, सब कुछ इसी के अंदर आ गया, है ना? तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं
यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब पूरा पूरा A क्रॉस B ही इसके अंदर आ गया। क्लियर हो गई बात? तो देखो, अ रिलेशन R इन अ सेट से A इज ए यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A। मतलब हर एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड है, सबसे रिलेटेड है, उस सबसे रिलेटेड। देखो 1 1 से भी रिलेटेड है, 1 2 से भी है, 1 3 से भी है, सब किसी ना किसी से रिलेटेड है। ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट। 1 1 से भी है, देखो 1 2 से भी है, 1 3 से भी है, फिर इसी तरह 2 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, सारे एलिमेंट्स सबसे रिलेटेड है। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें क्या आता है? पूरा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B ही आ जाता है। बात समझ में आई? थोड़ा आगे बढ़ें, चलो आगे आते हैं। थोड़ा तीसरा है आइडेंटिटी रिलेशन और चौथा रिफ्लेक्सिव। ये समझना बहुत अच्छे से समझना। अगर ये समझ गए ना, इनमें डिफरेंस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, आइडेंटिटी का मतलब ही क्या है? जब भी आइडेंटिटी आए ना, उसके दोनों एलिमेंट्स बराबर, मतलब A कॉमा B जो भी लिखता है A और B बराबर, ऐसा समझो, ये आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव में भी ऐसा ही होगा, बस अंतर क्या है समझना। इन आइडेंटिटी रिलेशन एवरी एलिमेंट चलिए, इन आइडेंटिटी रिलेशन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। अब ये समझना जरा, इटसेल्फ ओनली का क्या मतलब है? देखो 1 1 से ही रिलेटेड हो, सिर्फ ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें ओनली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। 1 1 से रिलेटेड हो, 2 2 से, 3 3 से, और किसी से भी रिलेटेड ना हो। मतलब एक रिलेशन लिख रहा हूं R, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3। चलो, ये जो रिलेशन है दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है? खुद से। एवरीवन इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, खुद से ही रिलेटेड है और किसी और से रिलेटेड नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? क्लियर है? रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मैप्स टू इट सेल्फ, लेकिन इसमें एक वर्ड नहीं है, कौन सा? ओनली नहीं है इसमें। इसका मतलब यही रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं यहां पे भी, R इसके अंदर एलिमेंट आ जाए 1 1 1 2, चलो 2 2 3 3। देखो, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से, 3 3 से, इसके अलावा 1 2 से भी रिलेटेड है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है, ऊपर वाला तो नहीं हो सकता, लेकिन रिफ्लेक्सिव है। तो R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या है? रिफ्लेक्सिव है। R आइडेंटिटी तो नहीं है, यहां पर R क्या है? आइडेंटिटी है। अच्छा, जरा सोचो, क्या जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। इनफैक्ट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। जो भी आइडेंटिटी होगा वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, लेकिन उल्टा सही नहीं है। एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। तो अगर यहां एक नोट पॉइंट नोट करना है तो नोट कर लो भैया कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is reflexive, but converse is not true. ठीक है, हर आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होता है? रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन इसका कन्वर्स सही नहीं है, मतलब हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होता। हमें क्या चेक करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा ज्यादातर केस में। क्या चेक करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे? क्या हर एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है? बस इतना चेक कर लो, मतलब A R में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, हर एक A के लिए। अभी समझाते हैं एग्जाम्पल से कैसे चेक करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं जरा, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं एंड ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। देखते हैं क्या है ये।
सिमेट्रिक रिलेशन की जैसे ही बात करूंगा मैं, देखो सिमेट्री वर्ड जैसे ही आता है आपको सोचना है एक मिरर रखा है। क्या रखा है? मिरर। आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, इतना सोचना है बस। सिमेट्रिक का मतलब ही यही होता है। सिमेट्रिक का मतलब एक एलिमेंट है जिसका आपको क्या करना है, मिरर इमेज ले लेनी, ऐसा सोचना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर कोई एलिमेंट ए कॉमा बी है जो कि रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर ए कॉमा बी कहाँ है, आर में बिलोंग कर रहा है, तो बी कॉमा ए भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, तभी हम इसको कहेंगे दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। चलो देखो क्या लिखा है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। क्या लिखा है ये सब सोचो बाद में, अभी इधर समझो। मान लेते हैं ये एक है एग्जाम्पल है हमारे पास, छोटा सा एग्जाम्पल है, अच्छा सा प्यारा सा, आओ समझते हैं इसको। चलो देखो, यहां से एक रिलेशन बना रहा हूं आर, 1,1 2,2 3,3 और 1,2 2,1। इसके बाद देखना 3,1 1,3। चल ये एक रिलेशन है जिसमें इतने एलिमेंट्स हैं। क्लियर हुई बात? रिलेशन है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। अच्छा अब जरा मेरी बात बताओ, देखो 1,1 एक एलिमेंट है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, रिलेशन आर में है। इसका उल्टा करो, इसका उल्टा मतलब मिरर इमेज ले लो, तो 1,1 का वापस से 1,1 आएगा जो कि इसके अंदर है, कोई बात ही नहीं। तो इनको और इनसे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, सब सही है। इसकी बात करो, 1,2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। इसका मतलब अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक है तो 2,1 को भी कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए। देखो 2,1 कहाँ है, एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, बात सही है, ठीक है। चलो अब देखो 3,1 है तो इसका उल्टा 1,3 भी है, मतलब जितने एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं उसका उल्टा भी इसमें आना चाहिए। ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी कॉमा ए भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। सारे एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, कोई एक नहीं कि एक मिल गया सर, ऐसा नहीं, सबका उल्टा होना चाहिए। अगर सबका उल्टा है तो समझो ठीक है, वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर हो गई बात? चलो तो इसको समझने के लिए ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी कॉमा ए भी किस में होगा, आर में होगा। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, और इसको समझना अच्छे से। ये क्या है, ये चोर चोर मौसेरे भाई वैसा ही है। देखो क्या कह रहा है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये तो वही लिख दिया बार बार। चलो इसको मैं समझाता हूं, ये गड़बड़ लिखा है, इसको समझो क्या होता है। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, चलो खाली पेज है, हाँ यहां आते हैं, ट्रांजिटिव समझते हैं क्या होता है। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर then a comma c belongs to r, this is transitive relation, transitive relation। क्या मतलब हुआ भाई, अगर a कॉमा b r में बिलोंग कर रहा है, b कॉमा c r में बिलोंग कर रहा है, देन a कॉमा c भी r में बिलोंग करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एक r लिया 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1। चल देखते हैं, इसमें समझते हैं। पहले लेते हैं जरा, ये वाला एलिमेंट लिया 1,1 बिलोंग्स टू आर एंड 1,2 बिलोंग्स टू आर। बताओ दोनों है इसमें आर में, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? 1,1 किस में है, इसमें है,
1,2 किस में है, आर में है। अब देखो क्या लिखा है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी अगर आर में बिलोंग करे तो ए कॉमा सी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में। इसका मतलब हो गया 1,1 1,2, तो 1,2 किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। देखो है, साफ साफ दिख रहा है ना, क्लियर है। इसके बाद समझो 1,2 एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, दोनों है। दिस इंप्लाइज 1,1 कहाँ होना चाहिए, आर में, जो कि है। ऐसे कोई भी 3 पेयर उठाओ, 2 पेयर लोगे तो इसका पहला एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इसको कहेंगे दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बात समझ में आ रही है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी अगर आर में है, बी कॉमा सी अगर आर में है, तो ए कॉमा सी भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। आर क्या है, रिलेशन। जैसे ये एग्जांपल दिया, दिस इज, और ये जो एक्चुअल एग्जांपल लिखा है दिस इज एक्चुअली एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस क्या होता है बताते हैं। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है। चलो, ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो 3 प्रॉपर्टी होल्ड करे। कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तीनों ही हो, उसको हम कहते हैं दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे ये देखो, a relation is said to be equivalence if and only if it is reflexive, symmetric and transitive। सीधी सी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। एग्जाम्पल देखो, यही सेट है, ए क्रॉस बी यही है। इसमें मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, R 1 1 अभी लिखा था वही वाला लिख दे रहा हूं, 2 2 3 3, चलो 2 3 एंड 3 2, ये लो, ये है, ये एक एग्जाम्पल है। एक और दे रहा हूं, इसको R1 कह दो। ये सारे इक्विवेलेंस है, बताता हूं कैसे। चलो अभी देखो, ये दोनों ही रिलेशन की बात करते हैं। मान लो पहले R1 की बात करते हैं। किसकी, R1 की। R1 की अगर बात करूं मैं, देखो ये सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हैं, पक्की बात है, क्लियर है। सारे एलिमेंट्स क्या है, खुद से रिलेटेड है। इसका मतलब हो गया R1 कैसा है, रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन सॉल्व करना है, R1 इज रिफ्लेक्सिव। दूसरी बात है, देखो सारे एलिमेंट्स का उल्टा भी इसी में, 1,1 का उल्टा 1,1, 2,2 का 2,2, 3,3 का 3,3, 2,3 का 3,2 जो कि इसमें पहले से है, 3,2 का 2,3 पहले से। मतलब सारे एलिमेंट्स को अगर पलट दिया जाए, ए कॉमा बी को बी कॉमा ए कर दिया जाए, तब भी सब हैं इस रिलेशन में। इसका मतलब हो गया ये कैसा हो गया, अब सिमेट्रिक भी हो गया। चलो सिर्फ समझा रहा हूं, लिखने का तरीका बोर्ड में अलग होता है, ऐसे लिखते नहीं है, वहां पूरा समझाना पड़ेगा कैसे आया। क्लियर हुई बात। उसके बाद ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अभी बताया ये, देखो कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, उसका तीसरा मिल जाएगा। चलो मान लो यही वाले उठा लेते हैं, ये 3,3 3,2, तो 3,2 इसमें पहले से है। ये दोनों उठा लो, 2,3 3,2, तो 2,2 पहले से है इसमें। इसका मतलब ये कैसा है, ट्रांजिटिव भी है, दिस इज ट्रांजिटिव। तो ये कैसा हो गया, दिस इंप्लाइज R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इससे सवाल जरूर आता है। एक इक्विवेलेंस रिलेशन पे सवाल आता है कि भाई एक रिलेशन दे देगा, आपसे पूछेगा कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। बात समझ रहे हो। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन आपको आता है तो समझो एक सवाल पक्का एनडीए में आपका आएगा, 2.5 नंबर का हर बार पूछ रहा है। पिछले 2-3 साल का पेपर उठा लो, हर साल एक सवाल इससे जरूर आ रहा है कि भाई ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है, यस रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। इस तरह से 4 ऑप्शन बना के वो दे देता है।